सिटीजन सिक्योरिटी टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसकी चिंगारी तो करीब 5 दशक पहले लगी थी, लेकिन वह आग अब तक बुझी नहीं है। या यूं कहिए कि बीच बीच में शोला बनकर भड़कती रहती है। पिछले दिनों ही पंजाब के लुधियाना में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार है पंजाब में। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस जीत का जश्न पंजाब से ज्यादा कनाडा में उन उलगाववादियों ने मनाया जो खालिस्तान आंदोलन के सबसे बड़े पैरोकार बने हैं। वैसे बता दें कि साल 1971 में पंजाब की सियासत से निकलकर ब्रिटेन में जा बसे जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान आंदोलन की विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से शुरुआत की थी। चौहान का आलम यह था कि उसने अलग देश का नक्शा, अलग देश की करेंसी यानी खालिस्तान के डॉलर, वहां के स्टाम्प और नेशनल खालिस्तान काउंसिल बनाने के साथ ही खुद को खालिस्तान का स्वयंभू राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ब्रिटेन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में खालिस्तान की एम्बेसी तक खोल दी। बहरहाल पाकिस्तान की आईएसआई हो, अमेरिका की सीआईए हो या और बाकी एजेंसियां हो, उससे उसने बहुत भरपूर फंड कमाया, भरपूर तरीके से। और 80 के दशक तक, 90 के शुरुआत तक वो पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने में काफी हद तक मददगार साबित हुआ। भारत सरकार ने उसे अनवांटेड यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर रखा था, लेकिन साल 2001 में वो भारत आया। सरकार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसे भारत लाने में सरकार की क्या दिलचस्पी थी और उसे भारत लाने में किस शख्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज जानेंगे उसी शख्स से जिसने जगजीत सिंह चौहान को भारत लाकर एक तरह से खालिस्तान के आंदोलन को फुस कर दिया था। वो थे कैप्टन कुंवर विक्रम सिंह। कैप्टन साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि खालिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से, जितने भी अलगाववादी नेता और शुरुआत करने वाले संस्थापक खुद जगजीत सिंह चौहान थे, इनसे आपकी निकटता कैसे हुई और आपने भारत इनको कैसे लाया और तब आपकी क्या दिलचस्पी थी? उस जमाने की जो सरकार थी अटल जी की, उनकी क्या दिलचस्पी रही, क्या थी पूरी कहानी? बालाजी, ऐसे है कि डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान मूवमेंट के फाउंटेन हेड थे जी, जो इसको चलाने वाले, सब कुछ करने वाले, दुनिया भर में उसका प्रसार करने वाले यही थे। और खूब इन्होंने देश विदेश में इस मूवमेंट को बढ़ाया और भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी पैदा करती। बिल्कुल। देश में मूवमेंट चलाना और बात है, और ऐसे अलगाववादी की अगर दुनिया भर में मूवमेंट चलेगी तो ऐसी तो बहुत सी ताकतें होती जो भारत विरोधी हैं, देश भारत विरोधी होते हैं, वो ऐसे चीज का पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं और आपके देश में इंस्टेबिलिटी लाने में अपनी पूरी कोशिश करते, जो हुई भी है। अब क्योंकि डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान मेरे जिले से आते थे, होशियारपुर से, और वो टांडा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी शहर, गांव, शहर ही है। मुझे जहाँ तक याद है, टांडा से 1967 में वो चुनाव भी जीते, चुनाव भी लड़े थे, पंजाब की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे, रिपब्लिक पार्टी से लड़े थे, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, और बेसिकली ही वाज द मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, मतलब वो भी नक्सली विचारधारा के थे, उसी प्रभावित थे जो कम्युनिस्ट की एक विचारधारा होती है, और उससे वो क्योंकि प्रभावित थे और उनके कनेक्शन थे, सब कुछ था, और बड़ा उन्होंने दुनिया भर में जाके इसका प्रचार किया
और काफी सालों तक चलता रहा। ये देश भर में दुनिया में मशहूरी उन्होंने की थी, वो राष्ट्रपति बन गए थे इसके। 1971 से शुरुआत की थी। और जब ये मूवमेंट काफी देर तक चलती रही, अपने हिसाब से चलती रही है, और उसमें क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पंजाब की राजनीति में शुरू था, आपको पता कि मैं वहां से 2 बार चुनाव भी लड़ा, पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा, और लेकिन एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक पंजाब का हितैषी होने के नाते, और पंजाब जैसी जो प्रफुल्लित स्टेट है उसके डिस्टर्बेंस ना हो और वहाँ पे शांति रहे और सिख समुदाय देश के साथ जुड़ा रहे, उसके लिए हमारा अपना एक चिंतन था। वो चिंतन चंद्रशेखर जी का भी रहा कि हम इसको, बॉर्डर स्टेट है, इसको ठीक करना चाहिए। काफ़ी हमारी गतिविधियाँ इसके बारे में चलती थी। और इसी बीच में मुझे डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान से विदेश में मिलने का मौका मिला। ये कब की बात है? अब मुझे सन याद नहीं है, लेकिन काफ़ी साल हो गए। कहाँ मिले आप? ब्रिटेन में? इसको लंदन में मिले थे जी। तो क्योंकि डॉक्टर साहब के परिवार को हम जानते थे, मेरा परिवार भी जानता था, मुझे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी वाकिफ थे। आप इनके नाम के साथ डॉक्टर क्यों लगा रहे हैं? क्या डॉक्टर? ये डॉक्टर थे, ये आपको बताऊं। किस तरह के डॉक्टर? ये डेंटल डॉक्टर थे। अच्छा। और उसके बाद ये जड़ी बूटियों वाला जो डॉक्टर होते हैं ना, जो हर्बल वाले जो थे, उसमें इनका बड़ा विश्वास था। तो इसलिए उनको डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के नाम से ही सब लोग डॉक्टर साहब बोलते थे उनको। तो मेरी मुलाकात हुई, तो मेरी इनसे काफ़ी लगातार 2-3 दिन मुलाकात होती रही, और मैंने इसकी देश की सारी जो अंदर की स्थिति, खालिस्तान की पूरी समीक्षा मैंने कर रखी थी, उनसे इनको वाकिफ करवाया। इतने साल में जो इतना कुछ किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, पंजाब में क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में चर्चा की। और आखिर में मैंने कहा कि देखिए, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है और जिस ढंग से आप स्टेट से लड़के अलग प्रदेश की बनाने की कोशिश करते हो, वो होगा नहीं जी। आपको पता लग चुका है इतने साल की चीज़ से। और पंजाब की जनता भी जो है, वो नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर ऐसी कोई बड़ी बात हो, अलग प्रदेश। लोग नहीं चाहते थे, पंजाब के कुछ ही लोग थे जो इसको बढ़ावा दे रहे थे। तो उनको मैंने इस बात के लिए मान लिया कि अगर आपने कोई मूवमेंट आप करनी भी है, तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आके पंजाब में क्यों नहीं करते हो? यहाँ कौन आपको रोकता है? जहाँ तरह तरह के आंदोलन शुरू हो चुके हैं। लेकिन उनका तो पासपोर्ट सारा कुछ रद्द कर दिया गया था भारत सरकार ने। ये सबसे बड़ी अनवांटेड डिक्लेयर कर रखा था। कैसे हो सकता था? क्यों? क्या बालाजी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने तो अपने पासपोर्ट शुरू कर दिए थे। तो अब उनको देश में आने के लिए भारत के पासपोर्ट की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात को मान गए। सबसे बड़ी बात, तो अद्भुत बात यह है कि वो मेरी बात को मान गए। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि देखिए विक्रम, मैं अपने गांव में आना चाहता हूं। मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है वो मैं पंजाब की धरती पे बताना चाहता हूँ, अपने गांव में बताना चाहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। ये उनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, जो मैंने उसको अच्छी तरह से समझा। पंजाब में ही उनकी मौत हुई, जैसे पंजाब में भी हुई। तो उनको पासपोर्ट लेने की जो बात हुई, पासपोर्ट चाहिए था। पहले तो उनकी पत्नी जो चरणजीत कौर, वो इंडिया आई। उसके बाद फिर उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन की कि मेरा पति जाना चाहता, मैं बूढ़ी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पति ठीक नहीं रहते, तो उनको भी आने दिया जाए। तो वो पिटीशन जो उन्होंने हाई कोर्ट में डाली, वो कहीं ना कहीं जाके एक बार तो रिजेक्ट हो गई, और दूसरी बार फिर पिटीशन की गई। और दूसरी पिटीशन करने में हमारे चंडीगढ़ के एक मशहूर एडवोकेट है रंजन लखनपाल जी, उन्होंने पिटीशन डाली। और फिर उन्होंने जज को कन्विंस किया भी, अगर आप वो आदमी वांटेड आदमी है, आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हो, देशद्रोही जो भी हो, आज वो भारत का पासपोर्ट चाहता है, तो आप उसको पासपोर्ट इशू कर दिए। दिल्ली में आता है तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए, जो कानूनी कार्रवाई है आप उनके केस कर लीजिए, उसको आने से क्यों रोक रहे हो? सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया फिर, जब वो 2001? पहली बात तो बल्ला जी हुई कि जज मान के इस बात को, जज ने वहां पे जितने लोग, जो सरकारी लोग थे, जो विरोध कर रहे थे वहां पे, उनको कहा भी आपको क्या प्रॉब्लम है? ये वांटेड आदमी है, वांटेड आदमी इंडिया में आना चाहता है, वो आ जाए, उसके ऊपर कार्रवाई कर लो, हम कौन सा। लेकिन वो भारतीय नागरिकता में विश्वास रखा, तभी तो पासपोर्ट मांग रहा है, तो खालिस्तान के पासपोर्ट तो आएगा नहीं। तो ये मान गई, तो वो आए। तो उसके जब आने का बातचीत हो गई, फिर मेरी उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, तो मेरे कौन से जो उच्च नेता लोग थे उस वक्त, उनसे सारी बात हुई। हमने कहा कि देखिए, ये एक बहुत बड़ी
देश की बात है, सरकार में बैठे लोग थे, उनको समझाया कि ये लोग अगर आ जाएगा, क्योंकि ये फाउंटेन हेड है, दुनिया वास्ते खालिस्तान की बात करता है, एक ही आदमी, दूसरा आदमी है नहीं इतनी घूम फिर के इसके प्रचार करने वाला, तो आप उसको किसी ढंग से यहाँ आने दीजिए, आ जाएगा तो उसकी आस्था होगी इसके अंदर, तो आके जो आंदोलन करना चाहता है वो अपना ढंग से करें और आप उसकी व्यवस्था करें। क्या देश में इतने आंदोलन चलते रहते हैं, उनमें से एक में ये भी हो जाएगा, लेकिन सरकार अपना बचाव रखते हो, क्या करना वो करिए, लेकिन उसके यहाँ आने से जो दुनिया भर के घूमते ऊपर प्रचार कर रहा है, कम से कम वो तो बंद हो जाएगा। और उसके लेबर का वो आदमी था ही नहीं जो जाके दो के प्रधानमंत्रियों को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मिलता था, वो स्टेचर बना हुआ था। तो बहरहाल सरकार मान गई और उनको पासपोर्ट इश्यू हो गया, और वो जो दिल्ली में जब वो आए तो तब योजना के हिसाब से उनको यहाँ गिरफ्तार नहीं किया गया, और क्योंकि उनके आने से जो खालिस्तानी तत्व थे। योजना किसकी थी? सरकार की योजना थी? सरकार के साथ मिलकर की योजना तो हमारी थी, जिसमें चंद्रशेखर जी बीच में थे। अब जब वो आए वहां पे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और उनको बकायदा हम लोगों ने उनकी सुरक्षा, क्योंकि खालिस्तानी इस बात से नाराज हो गए थे, भी हमारा राष्ट्रपति चला गया वहां पे तो हम मूवमेंट किस ढंग से चलाएंगे। तो वहां जो बैठे हुए ब्रिटेन में बैठे हुए, हाँ, वो लोग थे कनाडा में, जैसे तो वो हुए, तो लगा था कि कहीं ये इसके ऊपर कोई ऐसा हमला ना कर दे, उनकी मूवमेंट को खराब करने वाला जो हो। तो उनको हमने दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा राजधानी एक्सप्रेस में लेके गए, गाड़ी में नहीं लेके गए, और उनको चंडीगढ़ में जाके चले गए। चंडीगढ़ के बाद उनके वो गांव में चले गए। लेकिन आपने तो उतरते ही उनके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। वो काफी देर के बाद, जब वो वहां पे स्टेबलाइज हो गए, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं किया, तब उनको मैंने जाके कहा, मैं कि देखिए अब यहाँ पे आ गए हो, हमारी एक देश की बहुत बड़ी राजपूतों की समस्या, राष्ट्रीय समस्या ये है कि पृथ्वीराज चौहान की जी जो अस्थियां हैं उसको तो गौरी पकड़ के ले गया था। लेकिन जगजीत सिंह चौहान तो सिख थे, तो उनका इस चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान के वंश से क्या वास्ता? आपको सुन के हैरानी होगी कि सिखों में बहुगिनती राजपूत हैं। अच्छा। सारे लोग वहाँ जट सिख नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, वहाँ काफी मेजॉरिटी वहाँ सिखों के गोत्र ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को परमार, मनेहार, चौहान, पवार ये सब लिखते हैं। एक हमारे तो आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे मनेहार साहब। तो वहाँ राजपूत बहुत है, ये सिख राजपूत थे। सिख राजपूत। तो क्योंकि चौहान थे तो उनको मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां जो है वो काबुल में है, कंधार में है, तो उसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे लाया जाए, और उनको उनकी जगह जो है, उनके पूर्वजों की जगह जो थी जो है वो नीमराना फोर्ट था, राजस्थान में नीमराना जगह, वहाँ का जो किला है राजा राजेंद्र सिंह का था, वो किला उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाने के लिए एक व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम अमरनाथ था। अमरनाथ ने उनसे धोखे से थोड़ा सा पैसा देके पूरा किला ले लिया, ये कह के कि जहाँ पे एक स्मारक बनेगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन वो बनाया नहीं, वहाँ होटल बना दिया। अच्छा, आज वो होटल है वहाँ? आज वो होटल है। तो हमने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, हम जहाँ इसका स्मारक बनाएंगे। तो डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान इसके लिए राजी हो गए। मैं कही आप चलिए वहाँ पे जाइए, आपके वो वंशज, आप उनके वंशज हो, तो वो इसके लिए तैयार हो गए। तो उसके लिए मैंने उनको कहा कि सबसे पहले तो आके आप दिल्ली में आइए, यहाँ आके अपनी प्रेजेंस बताइए। इससे पहले उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। तो दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसका हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें सारी प्रेस आई। उसके अंदर जो लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि आप किस ढंग से आए हो, क्या करने आए हो, खालिस्तान की क्या आपकी आज आपकी क्या योजना है, तो उन्होंने सबको साफ बताया कि देखिए मैं खालिस्तान जो है, मैं कोई अलग प्रदेश नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि ऐसा एक व्यवस्था हो जो खालिस व्यवस्था हो, शुद्ध व्यवस्था हो, पवित्र व्यवस्था हो, और लोगों को शासन भी उसी ढंग का मिले। ये कोई अलग प्रदेश नहीं। मैं तो कहता चाहता, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं चाहता कि पूरा हिंदुस्तान खालिस बने, तो इसमें गलत बात क्या है। तो उस जो कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई उसके बाद तो लोगों ने बड़े बड़े सवाल पूछे उनसे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। तो वो सब कुछ करने के बाद फिर हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको हम नीमराना की तरफ ले गए। अब नीमराना में रास्ते में बड़ा उनका स्वागत हुआ, क्योंकि ये पूरा इलाका जो दिल्ली से वहां तक का चौहानों का है, तो हजारों लोगों ने आके उनका स्वागत किया,
अपना राव तुलाराम की। मतलब आपने उनको सिखों के अलावा राजपूतों का नेता बनवा दिया एक तरह से। थे वो तो नेता तो थे ही, वो वहां पे गए, उन्होंने पुलिस इतनी लग गई, वहां पैरे लग गए कि ये कब्जा करने आ रहे। उन्होंने सबको बताया कि हम कब्जा करने नहीं आए हैं, ये हमारे अपना किला है, इसके अंदर हमारी माता और शावरी देवी का मंदिर है, मैं यहाँ पे पूजा करने आया हूँ। तो जितने सरकारी जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, ये प्रॉपर्टी बिक चुकी है, आप इसको वापस लेने की जो प्रतिक्रिया है, जो सिविल है, लीगल है, उसके ऊपर चलिए। तो कुल मिला के वहाँ पे ये बात तय हो गई। तो जगजीत सिंह चौहान आने से इस मूवमेंट को, जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के लाने की बात थी, उसको बड़ा बल मिला और लोगों को पता लगा कि ये चीज भी ऐसी होनी चाहिए। उनकी अस्थियां भी आ गई। हाँ ठीक है, जगजीत सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ जी। लेकिन खालिस्तान तो अभी भी कनाडा में, ब्रिटेन में, अमेरिका में वहाँ जिंदा है एक तरह से अभी भी। इसका ताजा उदाहरण है कि लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उपचुनाव जीतती है और कनाडा में जो अलगाववादी है वो जीत का जश्न मनाते हैं। तो खालिस्तान मूवमेंट खत्म कैसे हो गया? नहीं, खालिस्तान की मूवमेंट तो खत्म नहीं हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी ये मूवमेंट और तो उग्र हो गई है, और उग्र हो गई है। और उसमें जो जगजीत सिंह चौहान वाला मामला वो तो खत्म हुआ, लेकिन उसके लेवल का, उसके स्टेचर का कोई आदमी इसमें और को हुआ नहीं है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो वहां से चीखता चिल्लाता रहता है, जिसको इतनी फंडिंग मिल रही है, अमेरिका में बैठा हुआ है, सिख फॉर जस्टिस का जो मुखिया बना हुआ है, वो दूसरा जगजीत सिंह चौहान बनने की कोशिश में है। लेकिन जो जगजीत सिंह चौहान का स्टेचर था, जो इसका फाउंडर था, ना तो वो फाउंडर है, ना वो ऐसा इसको सारे लोग अपना नेता मानते हैं। कभी आपने देखा कनाडा में या किसी भारत में कई जगह उसको ऐसा मान सम्मान मिलता हो, और टेलीविजन के ऊपर आके बोलता, अपनी बात करता है, लेकिन वो पब्लिकली वो ऐसी नेता वाली उसकी जो छवि है वो नहीं बनी है। एक इंस्टिगेटर है वो सिर्फ एक इंस्टिगेटर है जो जगह के ऊपर जाके अपना प्रचार करता रहता है। कैप्टन साहब, आप पंजाब की राजनीति से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, काफी अनुभव है आपको। आप ये बताइए कि इससे पहले पंजाब में अकालियों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पर जिसकी भी जीत होती थी उसका जश्न विदेशों में नहीं मनाया जाता था, जो भी अलगाववादी से। लेकिन अब ये सच पिछले 3-4 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई है पंजाब में, तब से ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि हर जीत का जश्न वो वहां मना रहे हैं? क्या उनको आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें लग रही है कि क्या उनकी गोद में बैठ गई है ये पार्टी, अलगाववादियों की गोद में? जो लोग अलगाववादी है, उनका अपना एक एजेंडा है, और वो एजेंडा सारे का सारा विदेश में बैठ के तो पूरा नहीं हो सकता। अब जो चीज मूवमेंट आपने करनी है, आपको आके तो इस देश में करनी पड़ेगी ना। और देश में जितनी सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए सिखों से, वो नहीं मिलती है। कुछ ही लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, और कनाडा में भी आपको बताऊंगा, आम जनता जो है वो इनके साथ नहीं है। कुछ लोग करते हैं, उनका एक एजेंडा, उसी हिसाब से वो शोर बचाते रहते हैं। उनको कई सरकारें, जैसे कनाडा की सरकार ने उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। अब जो कनाडा में प्रधानमंत्री आया, अब जो आई है, देखिए आप, इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को माना जाता था कि भाई वो खालिस्तान के समर्थक है, इन लोगों को पाल पोस रहे हैं। वो चले गए, नए प्रधानमंत्री आ गए, उन्होंने 3 दिन पहले कहा, खुद माना कि हाँ कनाडा खालिस्तानियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। तो ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि कनाडा से सारी गतिविधियां चल रही है जो पंजाब पर असर डालेगी कहीं ना कहीं। श्योर डालती है, देखो इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ तक है कि अगर आपने देश में कोई इसको डिस्टेबलाइज करना है या इसके अंदर कोई ऐसी मूवमेंट खड़ी करनी है, तो आपको इस देश के अंदर लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो उनके जो लोग, जैसे केजरीवाल साहब थे, इन्होंने अपना चुनाव जीतने के लिए उनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल बैठाया, वहां से काफी फंडिंग भी है इस पार्टी को आई, इसमें जग जाहिर है सारी चीज। और जिस ढंग से उन्होंने इलेक्शन की मूवमेंट करी थी, तो उसके अंदर काफी लोग जो पंजाब के पहले वाली सरकारों से दुखी रहे हैं, जो प्रॉमिस किया जो उन्होंने पूरे नहीं किए थे, आम जनता वहां पे परेशान थी, तो उनको एक ऐसा मौका मिल गया केजरीवाल के आने से कि उन्हें अपनी दिल की सारी जो पड़ास थी वो उनको वोट देके कि शायद ये व्यक्ति कुछ ना कुछ हमारे लिए करे। ये नहीं था कि सारे खालिस्तान के साथ थे, वो एक चेंज चाहते थे, एक अल्टरनेटिव चाहते थे। अल्टरनेटिव केजरीवाल जी ने वहां पे जाके इस ढंग से दिया और ऐसे लोग वहां चुन के आ गए। लेकिन आज के दिन फंडिंग क्यों वहां पे,
इस बार भी मैं नहीं कह सकता कि उसको फंडिंग हुई या नहीं है, जब केजरीवाल अभी भी फंडिंग ले रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन ये उनका समर्थक तो है, उनका हितैषी है, उनसे बातचीत करता रहा है, उनकी मीटिंग चंडीगढ़ तक होती रही। इनके जो बड़े बड़े खालिस्तान वाले समर्थक लोग थे, इनसे मीटिंग करते रहे हैं और अभी भी उनके संपर्क है। तो इस चुनाव में जिस ढंग से आम पार्टी की जीत हुई है, वो एक जो रूलिंग पार्टी होती है, बालाजी आप तो जानते राजनीति में सरकार का बड़ा हाथ होता है, सरकार का प्रशासन होता है, पैसा होता है, उसके अंदर ऐसा कैंडिडेट लाया गया जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, एक अच्छी छवि का व्यक्ति भी था, राज्यसभा का सदस्य था, बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी खालिस्तान वाली कोई छवि नहीं थी। तो वो एक तो उसको वो प्लस वो चीजें मिली हैं, प्लस प्रशासन साथ में जुड़ा है, और उसके अंदर अगर कोई खालिस्तानी माइंड वाले लोगों ने सपोर्ट किया होगा, अवश्य किया होगा, इसमें कोई शक नहीं कि ना किया हो, क्योंकि अभी तक उनके ये सब लोग संपर्क में तो हैं। धन तो काफी बाहर से ही आता है ना पंजाब की राजनीति में, तो चाहे वो जे आंदोलन था या दूसरा आंदोलन कभी चलते रहे, उसके अंदर भी लोगों का, बाहर के लोगों का तो बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो इस ढंग से जो हुआ है, वो मानता हूं कि वो चीज जो बननी चाहिए थी, धीरे 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 लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है, ये अपनी जो इनकी इच्छा उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाएगी, कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल सोल्यूशन इनको निकालना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आज आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी कनाडा में या ब्रिटेन में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में बैठे जो भी थोड़े वो तत्व हैं, जो भी अलगाववादी तत्व जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका पंजाब की राजनीति पे असर पड़ रहा है? आप मानते हैं कि असर पड़ रहा है? क्या फिर से 1980 के दशक वाला आतंकवाद का खतरा क्या मंडरा रहा है पंजाब पर? मुझे ये जानना है आपसे। भला जी, पंजाबियों की मानसिकता और ढंग की है, आप जानते हो, ये क्रांतिकारी लोग हैं, बिल्कुल फौज में जाते हैं, आपकी फ्रीडम मूवमेंट में सबसे ज्यादा अगर कोई काला पानी गए यही लोग गए हैं। जहां जहां ऐसी मूवमेंट होती जो मानवीय हकों के ऊपर की लड़ाई होती, तो पंजाब का आदमी खड़ा हो जाता है। और अब ऐसा है कि जिस ढंग से ये जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती हैं, उसके अंदर लोगों का कहीं ना कहीं जोर तो होता ही है, और वो लोग जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन से नाराज रहते हैं, या कहीं ना कहीं इनके जो प्रचारक हैं, अब ये भी हो गया कि सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे लोगों की इंटरव्यूज आने लगी हैं जो भड़काऊ हैं, बिल्कुल, और वो जब बोलते हैं अपना जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, उससे आम आदमी के ऊपर असर होता है, और उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर होता है जो कि अलगाववाद के टाइम में, जहाँ पे जो काला एक समय था पंजाब के ऊपर, जहाँ हजारों लोग मरे, फॉल्स एनकाउंटर हुए, लोग मारे गए, सिखों ने लोगों को मारा, बसों से निकाल के मारा, और वो एक सोची समझी साजिश के तहत होता रहा। लेकिन शुरू में भी पंजाब में तो अगर जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान मांगा था, भिंडरा वाले तो मांगा नहीं था, लेकिन ये मूवमेंट और ढंग लेती गई। जो खालिस्तान का आम आदमी, आपको बताऊं मैं, क्योंकि वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो जो लोग उस समय में, जो काले समय में जिन लोग मारे गए थे, अब उनके बच्चे जवान हो गए हैं, उनको पता कि हमारी फैमिली में ये अत्याचार हुआ था, चाहे वो सरकार ने किया, चाहे वो आतंकवादियों ने किया, लेकिन पीड़ित तो है ना, लाखों लोग पीड़ित है वहां पे। बिल्कुल। तो उनकी भावनाएं जब कोई ऐसा मूवमेंट चाहती है, तो उनके बच्चे, कोई भूलता तो है नहीं मेरे घर में कैसे, चाहे उसका पिता मारा गया, भाई मारा गया, बेटा मारा गया, कैसे भी मारा गया हो, सही मारा गया, गलत मारा गया, लेकिन घर में मौत तो होगी, लेकिन उसका असर तो समाज के ऊपर रहता है। आप मानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से हमारे इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, साथ साथ में वो इन अलगाववादियों को भी, खालिस्तानी अलगाववादियों को बढ़ावा दे रहा है, ये मानते हैं आप? इसका असर तो होगा कुछ? सर ऐसा है, जितना असर होना चाहिए हुआ नहीं। आप जानते हो कि जो खालिस्तान मूवमेंट के प्रमुख लोग थे, जो उनकी सुप्रीम कमेटी के मेंबर थे, वो भी वापस आ गए पंजाब में। उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन 90% लोग जो कि विदेशों में, पाकिस्तान में बैठ के सक्रिय हुआ करते थे, जहां तो वो वहीं मर गए, काफी की डेथ हो गई, कई वापस भी आ गए। सरकार ने वाजपेयी के समय में, आपको याद होगा कि 100 लोगों को अलाउ किया था, बिल्कुल। और जब अलाउ किया था तो वो सरकार समझती थी कि भी ये जब बाहर से लोग हैं, इनको आने दीजिए। अभी भी सरकार
यहाँ आने देती हैं। धीरे धीरे लोग जैसे मैं आपको कहा कि वहाँ कनाडा में, अमेरिका में लोग बड़े प्रफुल्लित हो गए हैं, सुपर रिच हो गए हैं। वो नहीं चाहते, लेकिन जो एलिमेंट है, जिस ढंग से वो वहाँ पे लोगों के ऊपर हावी होते हैं, पैसा पैसा तो मिल जाता है, लेकिन सपोर्ट जो चाहिए एक मोमेंट के लिए, वो सिर्फ आपको दिखती है एजिटेशन में, प्रदर्शन में और चीजों में वो, लेकिन एक मास मूवमेंट जो है वो वहां पे नहीं है। लोग वहां पे सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जो लाखों लोग गए हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कुछ लोग जाते हैं वो ऐसी कोई बात करते हैं जो कि सुर्खियां बन जाती हैं और उसका प्रचार होता है। प्रचार का असर पंजाब पे भी होता है। तो आप मानते हैं कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हुआ या अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब दे का मुखिया जो इस वक्त जेल में बंद है, जिसने अमृतसर के थाने में जाकर हमला किया था अपने उग्रवादी तत्वों को ले जाकर, आप मानते हैं कि जगजीत सिंह चौहान की कोई जगह नहीं ले सकते, इनमें से कोई नहीं ले पाएगा? कोई नहीं ले पाएगा, वो तो आइडियोलॉग था ना। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि जिस ढंग से भारत सरकार ने अपनी पहल की है और जिस ढंग से इन्होंने डायलॉग शुरू किया लोगों के साथ, उनसे बातचीत करनी शुरू की है, सिखों के मसले हल करने शुरू किए हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है सरकार उसका तुरंत उसका संज्ञान लेती है, उसका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करती है। ये प्रयास बहुत ही ऑनेस्ट हैं और मोदी सरकार जिस ढंग से इसको हैंडल कर रही है, उससे मुझे लगता है कि अगर ये डायलॉग का प्रोसेस है, कुछ लोग तो करते रहेंगे, देखिए जी, जो हार्डकोर के लोग हैं वो अपना शोर बचाते रहेंगे और वो इंडिया में भी करते रहेंगे, बाहर भी करते रहेंगे, लेकिन इसका धीरे धीरे समाधान जो हो जाएगा। आप पंजाब के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे तो ये सॉल्व करने की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो उससे पहले जब चंद्रशेखर जी ने किया था तब तो आतंकवाद बंद हुआ था कि नहीं? जीरो। ये तो कॉन्फिडेंस है, आपको बताऊं मैं, आपके प्रति लोगों का विश्वास होना चाहिए लीडरशिप के ऊपर। जिस तरह से चंद्रशेखर के प्रति उनका विश्वास था, अब मोदी जी का भी धीरे धीरे वो विश्वास का जो लेवल है वो बनता जा रहा है और ये काफी सिखों को अपने साथ जोड़ने में सफल हुए हैं, क्योंकि इनकी जो जो इनकी अप्रोच है वो काफी सहानुभूति वाली और उनको सपोर्ट करने की है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। अगले कार्यक्रम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो ये थे कैप्टन विक्रम सिंह, जो खालिस्तान के संस्थापक को, जगजीत सिंह चौहान को भारत लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में एक और नई ऐतिहासिक कहानी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।